नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, भारत में सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कथन 1, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने 1992 में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी अधिकारियों के रूप में शामिल करना शुरू किया। कथन 2, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना की कॉम्बैट सपोर्ट इकाइयों में महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न था, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। कथन 2, इसका मुख्यालय डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। और कथन 3, इसमें प्रत्येक प्रतिभागी देश को एक वोट दिया गया है और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। पहला तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा लवलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा लांजाम दुगु वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान। और राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और असम। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला सर्बिया, दूसरा क्रोएशिया, तीसरा लिथुआनिया, चौथा रोमानिया और पांचवा ऑस्ट्रिया। उपरोक्त में से कौन से देश हंगरी के साथ सीमा साझा करते हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 4 और 5। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ज्वाइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न था, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह महासागर कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहिलाइन परिसंचरण की अटलांटिक शाखा है और पूरे विश्व के महासागरीय बेसिन में उष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। कथन 2, एएमओसी की समाप्ति से उत्तरी गोलार्ध में तापमान में वृद्धि होगी। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न था, भारत में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में संविधान सरकार को व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार देता है। कथन 2, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्यों के पास कर लगाने यानी टैक्सेशन की समवर्ती शक्ति है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न था, शुष्क बर्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका तापमान सामान्य बर्फ की तुलना में कम होता है और यह वायुमंडल में नमी से होने वाले आकस्मिक ठंड के अलावा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। और कथन 2, इसका उपयोग अनाज और अनाज उत्पादों के बंद कंटेनरों में कीट गतिविधि को रोकने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, 5G प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नवीनतम अपग्रेड है। कथन 2, यह केवल उच्च फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में काम करता है। और कथन 3, यह 4G की तुलना में 100 गुना तेज है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। और अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा वैश्विक जैव विविधता आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। सोमनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे देव पाटन के नाम से भी जाना जाता है। कथन 2, सोमनाथ के वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया था और इसे मई 1951 में पूर्ण किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर परिसर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और इतिहास में इसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह मंदिर
हर बार अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर को देवपाटन के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में स्थित है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। अनेकों आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार विनाश के बाद इसका कई बार पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ के वर्तमान मंदिर को हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में पुनर्निर्मित किया गया और इसे मई 1951 में पूरा किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। और कथन 2, इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉरपोरेट नागरिकों अथवा व्यक्तियों को शामिल करना है ताकि हमारी विरासत और पर्यटन को और अधिक टिकाऊ बनाने की जिम्मेदारी ली जा सके। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में नारायण कोटि मंदिर को एक बड़ा रूप देने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार के एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत इस स्थान की पहचान की गई थी। एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उत्तरदायी पर्यटन को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉरपोरेट नागरिकों अथवा व्यक्तियों को शामिल करना है ताकि हमारी विरासत और पर्यटन को और अधिक टिकाऊ बनाने की जिम्मेदारी ली जा सके। इस कार्य के लिए भारत में ASI, राज्य विरासत स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय पर्यटक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास, संचालन और रखरखाव के माध्यम से मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उत्पादन और खपत में कटौती करके इसे चरणबद्ध तरीके से कम करना है। कथन 2, ओजोन परत के क्षरण पर इसके जीरो प्रभाव को देखते हुए HFC का उपयोग वर्तमान में एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और फोम इंसुलेशन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा रहा है। हालांकि ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्र सरकार ने जलवायु हानिकारक रेफ्रिजरेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन को मंजूरी दी है। HFC को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भी प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन HFC के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं। 122 देशों ने जुलाई 2021 के अंत तक किगाली संशोधन की पुष्टि की है। किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में कटौती करके उन्हें चरणबद्ध तरीके से कम करना है। इसका उद्देश्य 2047 तक HFC की खपत में 80% से अधिक की कमी के लक्ष्य हासिल करना है। ओजोन परत के क्षरण पर इसके जीरो प्रभाव को देखते हुए HFC का वर्तमान में एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और फोम इंसुलेशन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हालांकि ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कार्यक्रम मूल रूप से एक बिना शर्त वाला और एक स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसका क्षेत्र विस्तार काफी बड़ा है। और कथन 2, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंधन के साथ साथ यील्ड कर्व के स्थिर और व्यवस्थित विकास को प्राप्त करना है। और कथन 3, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर RBI अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करता है जो बदले में यील्ड को कम रखता है और सरकार की उधार लागत को कम करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट खरीद करेगा। यह कार्यक्रम मूल रूप से एक बिना शर्त वाला और एक स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसका क्षेत्र विस्तार काफी बड़ा है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंधन के साथ साथ यील्ड कर्व के स्थिर और व्यवस्थित विकास को प्राप्त करना है। इस GSAP कार्यक्रम से सरकार को लाभ होगा। सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करता है, जो बदले में यील्ड को कम रखता है और सरकार की उधार लागत को कम करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, IDEX के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में योगदान करने के लिए सरकार की एक पहल है। कथन 2, इसका उद्देश्य MSME, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों पर विशेष ध्यान देने के साथ उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। कथन 3, इसे रक्षा नवाचार संगठन यानी DIO और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और यह DIO की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3 और D 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन A केवल 1 और 2। हाल ही में रक्षा मंत्री ने इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी IDEX DIO के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। IDEX रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में योगदान करने के लिए सरकार की एक पहल है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य MSME, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों पर विशेष ध्यान देने के साथ उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। यह रक्षा नवाचार संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और DIO की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम जोतेदार थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। कथन 2, उनकी शिकायतें कार्यकाल की सुरक्षा की कमी, अधिक किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी वसूली के आसपास केंद्रित थीं। और कथन 3, मोपला आंदोलन का उस समय चल रहे खिलाफत आंदोलन में विलय हो गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 और D 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन D 1, 2 और 3। हाल ही में एक राजनीतिक नेता ने दावा किया कि मोपला विद्रोह भारत में तालिबान मानसिकता की पहली अभिव्यक्तियों में से एक था। इसे 1921 के मप्पिला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम जोतेदार थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। उनकी शिकायतें कार्यकाल की सुरक्षा की कमी, अधिक किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी वसूली के आसपास केंद्रित थी। मोपला आंदोलन का उस समय चल रहे खिलाफत आंदोलन में विलय हो गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, ओणम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ओणम केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है। कथन 2, यह मलयालम कैलेंडर कोल्ला वर्षम के अंतिम महीने चिंगम के दौरान मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों और D न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन A केवल 1। 10 दिनों तक चलने वाला ओणम इस साल 12 अगस्त से मनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से यह त्यौहार 21 अगस्त को तिरुवोनम से शुरू होगा। इसे केरल में व्यापक रूप से मनाया जाता है। ओणम केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है। इसे केरल में शांति और समृद्धि लाने वाले असुर राजा महाबली की घर वापसी के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार यहाँ के 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को मलयालम कैलेंडर कोल्ला वर्षम के पहले महीने चिंगम के महीने में मनाया जाता है। केरल राज्य के अन्य 2 प्रमुख त्योहार विशु और तिरुवथिरा हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A केवल 1। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, UNCCD के 14वें COP द्वारा हस्ताक्षरित 2020 के दिल्ली डिक्लेरेशन में भूमि बेहतर उपयोग और प्रबंधन का आह्वान किया गया और जेंडर सेंसिटिव परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर जोर दिया गया। और कथन 2,
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्रोग्राम 2010 में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करना है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किए गए एक नए दस्तावेज के निष्कर्षों से पता चला है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.72 मिलियन हेक्टेयर का 97.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भूमि क्षरण से प्रभावित है। भूमि क्षरण के विभिन्न कारण हैं, जिसमें मौसम की तीव्र स्थिति, जिसमें विशेष रूप से अकाल की स्थिति शामिल है। मरुस्थलीकरण गंभीर भूमि क्षरण का परिणाम है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों का निर्माण होता है। यूएनसीसीडी के 14वें सीओपी द्वारा हस्ताक्षरित 2019 दिल्ली डिक्लेरेशन में भूमि के बेहतर उपयोग और प्रबंधन का आह्वान किया गया और जेंडर सेंसिटिव परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर जोर दिया गया। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्रोग्राम 2001 में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, टाइग्रेस क्षेत्र संघर्ष को लेकर चर्चा में है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए आर्मेनिया, बी अजरबैजान, सी इथियोपिया और डी रवांडा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इथियोपिया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने इथियोपिया के संघर्षग्रस्त टाइग्रेस क्षेत्र में मानवीय सहायता की कमी के लिए इथियोपियाई सरकार को दोषी ठहराया है। टाइग्रे युद्ध एक सशस्त्र संघर्ष है जो नवंबर 2020 में इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में शुरू हुआ था। इस युद्ध ने नरसंहार, सामूहिक बलात्कार और लोगों के उनके घरों से बड़े पैमाने पर निष्कासन को जन्म दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पश्चिमी टाइग्रे में एथनिक क्लींजिंग घोषित किया है। इन सब अत्याचारों की घटनाओं के बाद इस क्षेत्र में भूख और भुखमरी की समस्या बढ़ चुकी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इथियोपिया। अगला प्रश्न है, ZY-COVID वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसे जाइडस कैडिला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। कथन दो, यह दुनिया की दूसरी DNA वैक्सीन है। और कथन तीन, यह 3 खुराक वाली वैक्सीन है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी केवल 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। जाइडस कैडिला को ZY-COVID वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। ZY-COVID कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है। यह वैक्सीन 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए बनाई गई है। इसे अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला द्वारा मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा कार्यान्वित किया गया है। 3 खुराक वाले इस टीके में पहली, दूसरी और तीसरी खुराक के बीच 28 दिनों का अंतर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न है, मिशन शक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया गया। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल हुए। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसे 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार खोजने के लिए स्थापित किया गया था। कथन दो, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना इकट्ठी करना और अपडेशन करना तथा खनिज संसाधन का आकलन करना है। और कथन तीन, इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह पुरातत्व मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी केवल 1 और 2। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।